और हेलो गोविंद स्वामी जी, कहाँ से हैं आप? हम पोर्ट ब्लेयर से सर। कहाँ से? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड। ओ, पोर्ट ब्लेयर। ओ, वेलकम हम वेलकम। आपका यूट्यूब चैनल देख रहे जी जी, बहुत बहुत हैं। स्वागत है आपका लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। जी सर। मैंने सारे लोगों से कमिटमेंट किया था कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं जरूर आप लोगों से वीडियो चैट करूंगा। तो हमारे जी साथ ये गोविंद स्वामी जी हैं। ये अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर से हैं। और ये वंदना जी आपकी स्क्रीन पे देख रही हैं, ये कानपुर से ही हैं। कैसे हैं आप वंदना जी, ठीक हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। कहाँ से हैं आप, कहाँ से हैं? सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, भिलवाड़ा जिले से। ओहो, राजस्थान से हैं आप। आपसे एक दो बार फोन पे भी मेरी बातचीत हुई थी। तो हमारे साथ देखिए पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार से जुड़ गए हैं गोविंद स्वामी जी। ये राजस्थान से हैं। पुखराज रंगा जी, वंदना जी हैं कानपुर से। तो पुखराज जी क्या करते हैं आप? सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, टीचर हूँ वैसे। और ओहो, एलएलबी मैंने कर रखी है। और अच्छा अच्छा, अपनी आपने खुद की एलएलबी प्रैक्टिस किया मैं हुआ खुद है? ही करता हूँ। हाँ। जी जी जी। और एलएलबी का बहुत अच्छा उपयोग भी कर रहा हूँ मैं। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। तो ऋषा जी आवाज आ रही है, सुन पा रही है आप मुझे? यस यस आ रही है सर। कहाँ से हैं आप? सर आई बिलोंग्स टू झांसी। ओहो, बुंदेलखंड, आप झांसी से हैं? यस सर। हाँ, मैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में आपको बता दूं कि मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो हमीरपुर है। वो भी बुंदेलखंड में ही है, लेकिन मैं कानपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या करती हैं आप ऋचा जी? सर अभी तो कुछ नहीं कर रही, पर अभी सर्च में हूँ, अभी जॉब सर्च कर रही हूँ। अच्छा अभी अच्छा अच्छा, एजुकेशन पूरी हो बेबी गई? है। हाँ सर, मेरा 3 इयर्स का बेबी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा अभी डिवोर्स केस चल रहा है मेरा। ओके ओके, डिवोर्स कोर्ट में का केस चल रहा है? हस्बैंड को, हाँ जी। जी जी जी। तो मेरे हस्बैंड को चाहिए है डिवोर्स। तो अच्छा, सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी सर अभी हम लोग जैसे, बातचीत करेंगे, आप हाँ लोगों जी, के सवालों के जवाब भी देंगे। अभी सब लोगों से एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए। अरुण कुमार जी, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ जी सर, कैसे सुन हैं रहा आप, हूँ। ठीक है? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पुखराज जी आपकी फोटो आ, घूमी हुई, आप ठीक सही है डायरेक्शन सर। में रखिए। अरुण कुमार जी कहाँ से हैं आप? सर मैं चंडीगढ़ से हूँ। ओह, आप चंडीगढ़ से हैं। जी क्या सर। करते हैं आप? मेरी सर प्राइवेट बैंक में जॉब है, एचडीएफसी बैंक में। ओह, एचडीएफसी बैंक में हैं। यस सर। चलिए चलिए, नाइस टू मीट यू। सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़े हुए थे ये गोविंद स्वामी जी हैं, अंडमान निकोबार द्वीप से, पोर्ट ब्लेयर से। तो हमारे साथ है गोविंद स्वामी जी। गोविंद स्वामी जी, आप क्या करते हैं? सर मैं सर्विस में हूँ सर, ओह, आप गवर्नमेंट सर्विस में सर्विस हैं। में। अच्छा, कौन से जी डिपार्टमेंट हाँ। में हैं? हम यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें क्लर्क है सर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। जी। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। उमा जी का वीडियो ऑन हो गया। उमा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? Hello, sir. हेलो, हाउ आर Yes, यू, sir. कैसी हैं आप? Good evening to all of you. I am fine, sir. And you? कहाँ से हैं आप? Sir, हम बनारस से हैं। ओह, आप बनारस से हैं, उत्तर प्रदेश से। जी जी क्या जी। क्या करती हैं आप? उत्तर एडवोकेट हैं, पूर्व मुझे से। ड्रेस से लग रहा था आप। हाँ सर, हम एडवोकेट हैं। मेरी प्रैक्टिस चलती है 6-7 साल से हो गई। और अच्छा स्पेशली मेरा जो एरिया है वो क्रिमिनल का है, और बेल के मैटर हम ज्यादातर देखते हैं। अच्छा और अच्छा। साथ ही साथ मैट्रिमोनियल केसेस के जो डिस्प्यूट्स होते हैं जी उसमें जी। मैं पर्सनल काउंसलिंग का भी काम करती हूँ। ओह, वेरी नाइस। और पढ़ाई में मेरी अभी लॉ में रिसर्च मेरा चल रहा है। अच्छा, एलएलएम वगैरह कर रही हैं क्या? एलएलएम कंप्लीट हो गया सर, हम पीएचडी कर रहे हैं। ओह, पीएचडी कर रहे हैं, सो नाइस ऑफ यू। वंदना जी, आप भी अपना अच्छा लगा वीडियो। आज इस तरीके से आपसे बात करके। जी जी, मैंने लाइव वीडियो मैंने कई बार कहा था कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं जरूर आप लोगों से वीडियो पे बातचीत करूंगा, वीडियो चैट।
तो बड़ा एक्साइटिंग होता है। सर आपसे ही इंस्पायर होके मैंने भी अपने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, वो अच्छा, लीगल अच्छा। गैलेक्सी के नाम से होगा। अच्छा, लीगल देखा होगा गैलेक्सी। कभी, एक आध दो बार मैंने आपको कोई, हाँ, एक लिंक हमने भेजा था आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। लीगल गैलेक्सी के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा। उसमें वही प्रिपरेशन वगैरह का जो होता है, बच्चों स्टडी का, जो जी जी। एपी और जुडिशरी का, तो वो हाँ। स्पेशली हम उससे रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। और ऐसे मेरे बहुत बढ़िया। प्राइवेट मतलब हम लोग को कोचिंग वगैरह भी देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहिए। और रिसर्च करने के बाद लॉ में और आगे क्या करना चाहती हैं? कोई बुक्स वगैरह लिखना चाहती हैं? हाँ सर, बिल्कुल मेरा यही एक मोटो है कि इसके लिए कुछ ऑथेंटिक बुक्स लिखा जाए कुछ टॉपिक पे जिस पे नहीं अवेलेबल है। जी जी जी। और फाइनली मेरे फादर का एक ड्रीम है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं लॉ में, तो फिलहाल मैं उसी को अचीव करना चाहूंगी। चलिए, आई विश कि आपका जो ड्रीम है, आपके फादर का ड्रीम है, वो जरूर पूरा हो और आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम सक्सेस, जो भी ट्रेमेंडस सक्सेस अचीव करें। किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत होती है तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप कर दिया करें। चलिए, तो अब यस सर, श्योर। बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि किसी को और कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है। गोविंद स्वामी जी, आपको कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं सर, हमें कुछ पूछना नहीं है, बस एक लीगल अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि आजकल लीगल अवेयरनेस का बिना बहुत डर भी लग रहा है। कभी कभी कुछ छोटा मोटा किसी से झगड़ा वगैरह हो जाता है तो भी, जी जी और जी। आदमी आजकल प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो लीगल अवेयरनेस का नॉलेज चाहिए करके हम ये सब चीज यूट्यूब में बिल्कुल। नॉलेज गेन करते कानून की बेसिक जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। यही हैं। जी मकसद सर। था, यही मकसद था। देखिए, मैं बड़ा व्यस्त रहता हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, क्रिमिनल केसेस की प्रैक्टिस करता हूँ। फिर भी जी सर। अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक जानकारियां पहुंचाता रहूं। जी सर। पोखराज जी, बोलिए कुछ जी और। सर। और कुछ बताइए हाँ आप। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, लीगल प्रोसीजर के तहत ही। जी एक तो मेरा अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मैं प्रोफेसर जी। हूँ, प्रोफेशन से टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ अच्छा और एलएलबी कर रखी है। जी। और पुलिस के साथ मेरे दो दो हाथ होते रहते हैं, सही बात दो तो दो ये है। हाथ होते रहते हैं। हाँ जी हाँ हाँ हाँ। अब ये क्या है कि हर किसी बेचारे निर्दोष आदमी को चलते रिश्ते फंसा देते हैं ना, तो जी फिर जी। वो मेरे से नहीं देखा जाता है। फिर मैं जो हाँ उसकी पैरवी के लिए खड़ा हो जाता हूँ और मैं इतनी बढ़िया इनकी वो करता हूँ जो या तो इनके खिलाफ चार्जशीट पेश होती है या विभागीय कार्रवाई होती है। जी मैंने जी। दो तो सीआई को चार्जशीट दिलवा दी है, एक हेड कांस्टेबल को चार्जशीट दिलवा दी है। तो ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं जॉब में कि हम जो करेंगे इसी करेंगे, जबकि वो ऐसा करते नहीं। सही बात है। और एक सर ये बताइए 340 का प्रोविजन क्यों बनाया गया, इसके बारे में थोड़ा मुझे डिस्कस करना आपसे। 340 सीआरपीसी। हाँ, ये क्यों बनाया गया इसका? फिर ये मजिस्ट्रेट भी उस पर ध्यान नहीं देता। उसको जब इस चीज को अपन अवगत कराते हैं कि या फॉल्स एविडेंस लाई गई है, फैब्रिकेट एविडेंस तैयार किए गए हैं, फिर बिल्कुल, भी ये इसीलिए अच्छा बनाया। ड्यूरिंग केस के दरमियान ही 340 लगती है सर। उस हाँ, केस के ड्यूरिंग क्लोज द होने के बाद प्रोसीडिंग ऑफ लाने का केस। तो क्या होगा? ठीक है केस सर। अब ये केस। कहते हैं कि पहले मेन मुकदमे का फैसला होगा तब इसके ऊपर गौर करेंगे। मैंने इसका फैसला तो 10 विचार तक यूं घसीटते ही जाएगा तो फिर तक लास्ट देखिए, तक वो पॉजिटिव डिसीजन है। जबकि 340 का एप्लीकेशन मूव करते हैं, जो कोर्ट को देखना चाहिए कि इसमें वास्तव में क्या पोजीशंस की। जी, ये बात सही है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस अगर कोई फॉल्स एविडेंस लाता है, फॉल्स एफिडेविट देता है, तो इसी पर्पज से 340 सीआरपीसी का जो सेक्शन है बनाया गया। लेकिन छोटे हैं, कुछ अपना अपना तरीका होता है। चलिए, और कुछ कहना था आपको? हाँ बस, तो इस चीजों के लिए इनको मजबूर करने का क्या तरीका है ये बताइए आप। तो ये इस पे देखिए, अगर मजिस्ट्रेट या कोर्ट कायदे कायदे से काम नहीं करती है तो आप जो सीजीएम होते हैं उनके यहाँ शिकायत कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ शिकायत कर सकते हैं। यही रास्ता होता है। बाकी तो अदालतें हैं, अपने हिसाब से काम करती हैं। कहाँ से आप? सुल्तानपुर से? जी जी सुल्तानपुर से। अच्छा, सुल्तानपुर से। क्या करते हैं आप? जी सर, मेरी तरफ से पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या करते हैं आप, बताइए। सर मैं अभी लॉ का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। लॉ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं? जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए, कुछ अपने बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं? हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ जी आपसे बताइए। जी, आपकी हेल्प चाहिए कि मेरे खिलाफ ना एक केस हुआ है, वाइफ ने किया हुआ है।
अच्छा, जिसमें धाराएं लगी हुई है 498A, 406 और 34। हाँ। जी सर। FIR हुई मैं कि कोर्ट में? इन्वेस्टिगेशन में, ये मेरे पास पुलिस का नोटिस आया है और मैं इन्वेस्टिगेशन में जा भी रहा हूँ सर। अच्छा, FIR हुई है, पुलिस ने 41A का नोटिस भेजा है। जी सर। तो आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करिए और ड्यूरिंग द जी इन्वेस्टिगेशन सर। आपको अपनी बेगुनाही से संबंधित जितनी भी बातें हों वो सारी चीजें लिख के एफिडेविट के साथ लिख के भी आप दे सकते हैं आईओ को। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के जरिए भी आप आईओ को भेज सकते हैं कि उनको केस डायरी का पार्ट बनाया जाए। बाकी अरेस्टिंग वगैरह होगी नहीं। मामला आपका मीडिएशन भेजा गया कि नहीं? जी मैंने 1 साल तक अपना कंटिन्यू किया है। वुमेन सेल में गया हूँ, मीडिएशन सेंटर में भी गया हूँ, नहीं, बट लेकिन वहाँ पे सेम FIR और सिर्फ रजिस्टर्ड होने पैसे के के बाद रिगार्डिंग बात मीडिएशन हुई थी सेंटर कि भेजा 5 गया? लाख देने या 7 लाख देने। FIR रजिस्टर होने के बाद जी मीडिएशन गया सेंटर हूँ। भेजा? नहीं, बाद में नहीं भेजा गया। FIR अब दर्ज हुआ है, पहले वुमेन सेल से कॉल आए थे मुझे, मैं वुमेन सेल में गया था सर 1 साल तक। देखिए अभी मैंने 1.5 महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हर जिले में फैमिली वेलफेयर कमेटीज बनाई जाएंगी 498A के केसेस के लिए। और कोई एप्लीकेशन आए या FIR रजिस्टर्ड हो गई हो, 2 महीने तक के लिए उनको फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेज दिया जाएगा, जिसको कूलिंग पीरियड कहा है हाईकोर्ट ने। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में बनी है कि नहीं, मुझे जहां तक जानकारी है कि शायद अभी बनना शुरू हुई है, अभी बनी नहीं है। तो आप सीनियर ऑफिसर्स को एक एप्लीकेशन देके कहिए कि FIR रजिस्टर्ड करने के बाद उसको मीडिएशन सेंटर भेजें, और अगर फैमिली वेलफेयर कमेटी बन गई हो तो फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजें। और वहां से जब मामला फेल हो जाएगा तब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर उनको लगता है कि मामला कुछ एविडेंस है तो आपके खिलाफ चार्जशीट लगाएगी। चार्जशीट आने के बाद या तो आप बेल कराएं। चार्जशीट अगर मेरा केस दिल्ली में है सर, दिल्ली में लगा हुआ है। अच्छा, मैं रहता आपका दिल्ली चंडीगढ़ में में, केस दिल्ली में दर्ज हुआ है। अच्छा, तो पुलिस अगर चार्जशीट लगाती है तो चार्जशीट आने के बाद या तो आप बेल कराएं अपियर होके, या एंटीसिपेटरी बेल कराएं, और या तो फिर 482 CRPC के तहत क्वेश कराने के लिए हाई कोर्ट में जाएं। ये रास्ते हैं आपके पास। और कोई बात? इसमें कोई अरेस्टिंग का कोई प्रोविजन है भी जो अरेस्ट नहीं, करना इन हो सेक्शंस में अब अरेस्टिंग नहीं है। जो आपने बताया 498A, 323, 504 होगा, सेक्शन 34 आपने बताया, बस। और तो कोई सेक्शन है नहीं ना? नहीं सर। तो इनमें अब अरेस्टिंग नहीं होगी। 2014 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्टिंग के संबंध में काफी नॉर्म्स तय किए थे। मेरा भी पिछले महीने उस पर वीडियो भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक जजमेंट दिया है कि अरेस्टिंग ऐसे नहीं होगी जिन ऑफेंसेस में 7 इयर्स तक की सजा है या उससे कम। तो जब तक कि बहुत जरूरी ना हो अरेस्टिंग नहीं होगी, और जरूरी की परिस्थितियां अलग हैं, उनके रीजंस पूरे मेंशन करने पड़ेंगे आईओ को। तो ये सारी बातें हैं। दुर्गेश जी, आपको कुछ पूछना है? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा भी। जी बताइए। सर जो 438 का प्रोविजन है CRPC में, 438? जी, जब सर समझिए कोई कंप्लेंट केस अगर है तो बोलिए BW का स्टेज है इसमें, तो उसमें क्या जा सकते हैं क्या 438 में? देखिए, हमारे साथ एडवोकेट उमा मिश्रा जी बनारस से जुड़ी हैं। ये लॉ स्टूडेंट हैं। उमा जी, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। सुना आपने इनका सवाल? दोबारा पूछ लीजिए। पूछिए फिर से एक बार सवाल आपका। मेरा सवाल ये है कि जो 438 का प्रोविजन है CRPC में, एक कंप्लेंट केस है, उसमें BW की स्टेज है अभी, तो क्या उसमें 438 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या उसका मतलब फायदा मिलेगा मैम कि नहीं? नहीं, उसमें तो फिर प्रोसीजर ऐसा कुछ नहीं। 438 के तहत वो फिर से नहीं जा सकते वहां पे। देखिए, 438 मतलब एंटीसिपेटरी बेल। अच्छा, एंटीसिपेटरी बेल की जो बात होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल दोनों में खैर होता है, बट इसमें BW अगर है उनका और कंप्लेंट केस है तो पहले तो वो सेक्शन बताएं कि कौन से सेक्शन में कंप्लेंट फाइल हुआ है। दैट विल बी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो खैर वो तो ठीक है, 438 में दोनों में जा सकते हैं। बट अगर यूपी में अभी थोड़ा इस पे, अगर यूपी से स्पेशली बिलोंग करते हैं तो अभी बहुत एक्टिव ये नहीं हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग सेशन वगैरह का जो देखते हैं यहाँ पे, तो अभी इसको जो सेशन जज हैं उतना कंसीडर नहीं करते, इसको बहुत ये लोग हल्के में लेते हैं। हाँ, हाई कोर्ट से एक आध दो मैटर में ऐसा हो पाए, लेकिन वो तब हुआ है
जो FIR वगैरह दर्ज हुआ है, मतलब अगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हुआ है उसमें ज्यादातर लोग लेते हैं। लेकिन वैसे भी क्योंकि यूपी में तो पहले बैन था, बाद में इधर लेटेस्ट जो है 438 को एक्टिव किया गया। देखिए 438 का जो मेन मकसद है कि पूरी तरह आपको नहीं आया है। 438 का जो मेन पर्पज है कि अरेस्ट होने से बचना है, बस यही है। गिरफ्तारी का खतरा जब तक नहीं होगा तब तक एंटीसिपेटरी बेल का सवाल नहीं होता। तो जब तक गिरफ्तारी का खतरा ना आ जाए, अभी आपके खिलाफ BW है, गिरफ्तारी का खतरा नहीं। जब NBW हो जाए तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन अभी NBW नहीं हुआ इसलिए अभी आप नहीं जा सकते। जी रेचा जी बताइए, ये झांसी से हैं, ऑन करिए अपना वीडियो। जी सर सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं 125 का केस लगाया अपने हस्बैंड पे। अच्छा, मेंटेनेंस का। जी जी मेंटेनेंस का। तो सर उनको जैसे उनको मुझसे डिवोर्स चाहिए, तो जैसे मैंने उनको 125 का लगाया है, तो इस केस में क्या होता है, मतलब जैसे एकदम से तो जजमेंट होगा नहीं उसका 125 का, उसमें क्या मतलब कि साथ में रहने के लिए क्या बातें करते हैं क्या हस्बैंड वाइफ को उस मंथ के लिए, क्या स्टार्टिंग में मेंटेनेंस बांधने के पहले? नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, साथ में रहने के लिए मेंटेनेंस के केस में नहीं कह सकते, वो तो आपस में सुलह हो जाती है, वो अलग बात है। आपको जो मेंटेनेंस की जो जैसे मेंटेनेंस की जो परिस्थितियां हैं वो आपको प्रूव करना होगी, बस आपको रीजन बताना होगा कि अलग रहने का रीजन है और आप कुछ नहीं और कर सर रहे। जैसे मेंटेनेंस हमारा मेंटेनेंस जैसे हमारा ऐसा हो जाता है क्लियर, तो उसके बाद तो हम जैसे अपना सामान वगैरह जैसे हमारा वहाँ रह गया, तो हमारा जैसे मेंटेनेंस बन जाता है तो सामान अपना मिल जाएगा वापस, या डिवोर्स के केस में ही सिर्फ सामान मिल सकता है, या मेंटेनेंस अगर बन गया? देखिए मेंटेनेंस का सामान से कोई संबंध नहीं है, ये आपस में अगर दोनों लोगों के बीच में कोई सहमति बनती है तो वो अलग स्थिति है। लेकिन अगर ससुराल वालों ने आपका सामान रख लिया है तो ये एक क्रिमिनल केस हो जाता है 406, जिसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, विश्वासघात। तो आप 406 का केस कर सकते हैं। अक्सर लोग 498 के खिलाफ 406 IPC की धारा का केस हो जाता है। हाँ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अगर किसी महिला का स्त्री धन ससुराल वालों ने उसको हड़प लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, तो आपने कोई क्रिमिनल केस नहीं लगाया क्या? सर अभी लगाया नहीं है, लेकिन अभी क्या उनको ना मेंटेनेंस का केस जो हमने किया उसका जवाब उनको देना है, तो वो क्या जवाब देते हैं? मतलब आप क्रिमिनल केसेस लगाइए। अगर आपके साथ वाकई ज्यादती हुई है, टॉर्चर किया गया है, डिमांड की गई है, तो आप 498A का केस दर्ज कराइए, आप कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन फाइल करिए, ये करिए। और अगर साथ रहने की स्थिति ना हो तो कोशिश करिए मामला मीडिएशन भेजा जाए, म्यूचुअल कंसेंट से अलग होने की स्थिति हो, वन टाइम एलिमनी लेके। मैं क्या है, डिवोर्स देना नहीं चाहती, लेकिन मेंटेनेंस चाहती हूँ, तो इस केस मेंटेनेंस तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप कुछ नहीं कर रही हैं। और बाकी डिवोर्स के केस को आप कंटेस्ट करिए। एक चीज हम और कहना चाहेंगे ऋचा जी, एक चीज हम और कहना चाहेंगे, अगर वो उनके साथ रहना चाहती, मतलब डिवोर्स नहीं चाहती हैं, तो दे कैन फाइल सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। आप सेक्शन 9 भी दाखिल कर सकती है, जिसको आम भाषा में विदाई का मुकदमा कहते हैं। हाँ, और ये उनके लिए काफी बेटर होगा, क्योंकि देखिए अगर मेंटेनेंस नहीं वो दे रहे हैं, इनको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप में तो उन्होंने एक्टिविटी की है, वो जो है फीमेल के खिलाफ या फीमेल को अगर वाइफ को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो स्पेशली 125 का केस तो मेकआउट होता है। बट एक इनको अपनी सेफ्टी के लिए सेक्शन 9 दाखिल कर देना चाहिए, अगर वो उनसे डिवोर्स लेके अलग नहीं होना चाहती। क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देना चाहते तो वो इजिली जो है सेक्शन 30 अपने से पहले से फाइल कर देते कि नहीं ये ऐसी है, कैरेक्टरलेस है, या फिर उनका चाल चलन अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो हम इनसे अलग रहना चाह रहे हैं, इसलिए हम इनको मेंटेन भी नहीं करेंगे। बाकी बहुत सारी इस तरीके। देखिए आपको बिल्कुल सही एडवाइस दे दी उमा जी ने। में भी आपको सेक्शन 9 कर सकते हैं। अगर एक पार्टी सेक्शन 13 करती है तो दूसरी पार्टी को तुरंत सेक्शन 9 कर देना चाहिए। तो आप सेक्शन 9 अगर पहले से सेक्शन 9 कर देंगे तो ये आपके लिए एक बिल्कुल, आप सेक्शन 9 भी फाइल करिए, डोमेस्टिक वायलेंस भी फाइल करिए, 498 भी फाइल करिए, सारे केसेस फाइल करिए। सर जैसे कि सर जैसे मैं यही पूछना चाहती थी, अगर मैं सेक्शन 9 करती हूँ
तो जैसे वहां पे अगर हमारा 16 वो रखने के लिए, जैसे मैं उनके साथ रहना तो चाहती हूँ, लेकिन सर उन पे अब ट्रस्ट नहीं रहा, तो वो रहना उनके साथ मतलब सही रहेगा? अब रहना अगर उनके आपको साथ सही लगता है रहेगा? कि उनके व्यवहार में चेंज आ रहा है, बिहेवियर में कंडक्ट सही हो रहा है, तो आप देख सकती हैं कुछ दिन रह के, ये तो केस के दौरान पता चल जाता है। देखिए, मैट्रिमोनियल केसेस का एक फायदा वो रहता है, आप किसी भी स्टेज पे आप सुलह करके साथ रह सकते हैं, या किसी भी स्टेज पे आप म्यूचुअल कंसेंट से 13B दाखिल करके अलग भी हो सकते हैं। तो आपके पास ये दो जो मेन सेफ गार्ड है वो हमेशा अवेलेबल रहता है। मैम मैं रहना चाहती हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, हर तरह से मैंने कॉम्प्रोमाइज करके देख लिया, वो नहीं रखना चाहते, मैं रहना चाहती। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती से कोर्ट ने अगर बोला कि आपको रहना है, तो फिर उनके साथ रहना कोई खतरा होगा उनके साथ रहने पर? कोर्ट जबरदस्ती किसी को नहीं कह सकती कि रहना है। कोर्ट कभी आपको कंपेल नहीं करती है इस चीज के लिए कि आप जबरदस्ती उसमें हस्बैंड के साथ रहिए। और अगर कभी जब वुमेन सेल से आपको भेजा जाता है वहां कंप्रोमाइज करके, तो बाकायदे वहां लिखित में ये चीज दी जाती है कि आपको अगर किसी तरीके का खतरा होगा तो सारा एलिगेशन हस्बैंड पे ऑलरेडी वो हो जाएगा, और हस्बैंड कहीं ना कहीं डरा रहता है, तो उस हिसाब से वो आपके ऊपर किसी तरह की कोई जाति नहीं कर सकता। जी 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 जी। कहाँ से हैं मयूर जी आप? महाराष्ट्र। यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र। क्या करते हैं आप? मैं तो नौकरी में हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में? मैकेनिकल। चलिए, और बताइए कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है सर, एक सवाल था मेरा। जी बताइए। 19 का केस है। जब एफआईआर रजिस्टर हुआ था तब तो 323 का था, और हेडक्वार्टर से बाद में उसको 337 कर दिया। आगे जाके वो केस 326 में कन्वर्ट कर दिया। जब आरोपी को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तब 14 दिन का उन्होंने एमसीआर दिया था। लेकिन आईओ ने बीच में कुछ सुलह करके उन्हें एमसीआर में भेजा ही नहीं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि हम उनका बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं क्या? क्योंकि उन्होंने उसी टाइम के दौरान करीबन 1.5 लाख का कुछ घोटाला किया या फिर और कुछ किया है, ट्रांजैक्शन तो है। तो आप आईओ को दीजिए ना एक एप्लीकेशन कि उसके बैंक डिटेल ले, जरूरत पड़े तो उसके बैंक अकाउंट को सीज करें। लेकिन आईओ ने तो उनको एमसीआर से बचाया है ना 14 दिन का। आप पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को दीजिए एप्लीकेशन। आप किस हैसियत से लेंगे? आप क्या हैं उस केस में? सर उस केस में हम कंप्लेनेंट हैं। अच्छा, कंप्लेनेंट हैं। तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं 91 सीआरपीसी के तहत। ये जो 91 सीआरपी, हाँ, कि इसकी डिटेल है, इसकी डिटेल आईओ तलब नहीं कर रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं, इसकी डिटेल बहुत जरूरी है। लेकिन कोर्ट में देने से पहले आप पहले एसपी को एप्लीकेशन दें, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को। जी सर एक बात पूछनी। जी, क्या कह रहे हैं? जो अक्यूज है ना वो बीच बीच में फोन करके धमकाता है, उसका रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। एप्लीकेशन दीजिए, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को उसकी रिकॉर्डिंग लगा के एप्लीकेशन दीजिए कि ये गवाहों को थ्रेट कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के साथ। और उसमें रिकॉर्डिंग में उसने ये भी कहा है कि मैंने ही पत्थर मारा था तेरे पिताजी को। तो ये तो एक सबूत है। एफिडेविट के साथ रिकॉर्डिंग लगा के पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दीजिए, और कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन डालिए, और प्रोग्रेस रिपोर्ट आप मंगा सकते हैं कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है सर, ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग को पेश करने के लिए 65 का वो देना पड़ता है। 65B एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, या तो आईओ ही उसको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट कर ले। प्राइमरी एविडेंस है तो प्राइमरी अगर एविडेंस है तो 65B की भी जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। क्योंकि मेरा ही फोन है, मेरे ही फोन पे आया था फोन, तो बिल्कुल मेरा आप अपना फोन अगर दे रहे हैं खुद और वो ओरिजिनली मैसेज उसमें है तो फिर 65B की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। मेरा एक क्वेश्चन था लास्ट में। जी बताएं। ओके सर। मेरे केस में जो 498 का हुआ है उसमें मेरे सिस्टर और जीजा का नाम भी आया हुआ है।
जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, तो उनका नाम कैसे निकलवाऊं उसमें से? एफिडेविट उनका फैमिली आईओ को एप्लीकेशन दें, एफिडेविट के साथ पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दें कि इनको फॉल्स इंप्लीकेट किया गया है, इनका कोई रोल नहीं है, इनका नाम इन्वेस्टिगेशन में डिलीट कर दिया जाए, ये आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। चलिए भाई, फिर मिलते हैं। ओके, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।